हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आज की क्लास में अपने सब जो वीडियो देखेंगे वो है क्वेश्चन बैंक के ऊपर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं तो हर साल तैयारी करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन बैंक का तैयारी करते हैं। और क्वेश्चन बैंक में होता क्या है कि कुछ का आंसर आपको गलत दिया रहता है, तो बच्चे हर साल मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट में गलत आंसर पढ़ लेते हैं। तो गलत आंसर न पढ़े, इसके लिए ये वीडियो है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो हम जो है जिस बुक से पीडीएफ बनाए हैं, ये पीडीएफ जो है ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक जो है उससे हम बनाए हैं। तो जिस स्टूडेंट के पास ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक हो तो आप वहां से भी इसको आप मिला सकते हैं, या फिर केवल एक बार आप मेरा लेक्चर देख लीजिए तो फिर इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको याद ही रहेगा, इतना उम्मीद करते हैं। इसमें खास बात क्या है कि आप जैसे कि 2021 से लेकर के 2022 तक, 2021 से लेकर के 2022 तक में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सारा चैप्टर वाइज बना करके दिया गया। कुछ क्वेश्चंस बैंक ऐसे भी है जैसे 2018, 2017, 2019, 2020, 2021, इसमें आप जैसे कि पूरा चैप्टर का एक जगह ही दे दिया। लेकिन इसमें क्या है खास बात कि हर चैप्टर का अलग अलग है और वहां पर क्वेश्चन क्वेश्चन के आगे में लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन कितने ईस्वी में पूछा गया हुआ है। अब साथ ही साथ यहाँ पर फर्स्ट में अपने सब ये चीज देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कोई भी चैप्टर है, अब जैसे कि समय नजदीक है तो कैसे जो है हम इसको तैयारी करें ताकि अच्छे से अच्छे मार्क आ सके। तो इसके लिए सबसे पहले अपने सबको ये भी समझना जरूरी है कि किसी चैप्टर पर हम कितना समय दें, किस चैप्टर पर कितना ज्यादा मेहनत करें। तो इसके लिए हमको इस बात का जानकारी होना चाहिए कि उस चैप्टर से क्वेश्चन कितना पूछी जाती है। तो देखो बारे यहाँ पर लिखा गया, पूछे गए जो है पूछे गए प्रश्नों की संख्या, वर्ष कौन से साल में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। इसके अंतर्गत 1 नंबर का क्वेश्चन, इसके अंतर्गत 2 नंबर का क्वेश्चन, इसके अंतर्गत है 5 नंबर का क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत। और गौर से अपने सब देखने की कोशिश करेंगे तो दीर्घ उत्तरीय में देखिए किसी भी साल अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। दीर्घ उत्तरीय में अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। मतलब इस चैप्टर से अपने सबको 5 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए तैयारी करना ही नहीं। इस चैप्टर से अपने सबको 5 नंबर के लिए तैयारी नहीं करना है। समझे? मतलब इस चैप्टर से अपने सबको मुख्य रूप से किस पर ध्यान देना पड़ेगा, एक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पर जो है, और दूसरा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है जैसे 2011 में जो है 3 ठो क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा, 2 नंबर और 5 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। इसी तरीके से 2022 में जो है 1 नंबर का 1 नंबरी और 2 नंबर का 2 नंबरी, यानी कि जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन को पूछा, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात कर रहे हैं तो हर साल पूछी जाती है, लेकिन जो है लघु उत्तरीय ये भी पूछी जाती है लेकिन बीच बीच में गैपिंग रख करके पूछी जाती है। अब जैसे देखिए 2022 में इधर हो गया आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछा गया था जो है, और इधर भी जो है आपको जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको इस चैप्टर से पूछा गया था। तो वैसे भी इस चैप्टर को इजी में लेकर के अपने सबको नहीं चलना है। चलिए अब अपने सब डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे कि बता दिए हैं, हम इस चैप्टर में कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ही लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अगर डील करने लगेंगे तो ज्यादा समय, साथ ही साथ अगर कुछ इंपोर्टेंट अगर बातें होगा, अगर इंपोर्टेंट पॉइंट होगा तो उसको भी अपने सब लेकर के ही चलेंगे। अब जैसे देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ जीवन अवधि। जीवन अवधि किसे कहते हैं? जीवन अवधि को इंग्लिश के अंतर्गत कहा जाता है लाइफ स्पेन। और लाइफ स्पेन एक लाइन में हम किसी व्यक्ति को बता सकते हैं, किसी जीवों के जन्म से लेकर, किसी जीवों के जन्म से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के बीच का जो भी समय होता है उसी को क्या कहा जाता है? जीवन अवधि। मतलब कोई जीवों का क्या होता है? जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद क्या होता है? वो एक अपना जीवन यापन करता है, जब उसका वृद्धावस्था आता है तो उसका एक नेचुरल डेथ हो जाता है। तो इसके बीच में कोई भी जीव जितने दिनों तक जिंदा रहता है
उसी समय को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं, यानी जीवन अवधि। यहाँ का भी आप थोड़ी देख सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है, जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का काल यानी समय को ही क्या कहा जाता है, जीवन अवधि। यहाँ पर कुछ जीवों का जीवन अवधि लिखा हुआ है, जैसे कि जीवों की अनुमानित जीवन अवधि, एक अनुमान लगाया हुआ है, जैसे कि दे दिया यहाँ पर जो है बटरफ्लाई, तितली का जीवन अवधि कितना होता है, तो 1 से 2 सप्ताह होता है। हाथी का जीवन अवधि कितना होता है, 60 से 90 वर्ष होता है। तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष होता है। इसी तरीके से कौवा का जीवन अवधि कितना होता है, 15 वर्ष होता है। कछुआ का 1 से 1.5 वर्ष, किसी किसी बुक में 150 से 200 वर्ष, किसी किसी बुक में 200 वर्ष, किसी किसी बुक में 200 से 300 वर्ष तक भी आपको दिया रहता है। बरगद का वृक्ष जो है उसका जीवन अवधि कितना होता है, 200 वर्ष होता है। ये चीज अपने सबको याद रखना। इसके बाद अपने सबको क्या लिखा, जनन यानी रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, आप एक लाइन में किसी व्यक्ति को बता सकते हैं कि जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान जीवों को जन्म देती है। जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान छोटे जीवों को जन्म देते, कोई भी जीव होगा वो अपने ही समान छोटे जीवों को क्या करती है, जन्म। अब उसके बाद क्या लिखा, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन, अब देखो भारत जनन 2 प्रकार का हो जाता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। हमेशा याद रखना, जनन तो दोनों में लगा है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में लगा है ना। तो जनन का मतलब क्या, अपने ही जैसे समान संतति का निर्माण करना। एक लाइन में, जब संतति की उत्पत्ति सिंगल पेरेंट से होगा, जब संतति की उत्पत्ति सिंगल पेरेंट यानी कि एकल जनक, एक ही माता पिता से होता है, तो उसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन। और जब संतति की उत्पत्ति 2 विपरीत लिंग वाले जीवों के द्वारा होगा, यानी जिसमें एक नर भाग लेगा और दूसरा मादा भाग लेगा, और उसके बाद जब संतान का निर्माण होता तो उसे कहा जाता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक लाइन में जो है यानी कह सकते हैं कि जब युग्मक का निर्माण होगा और युग्मक का संलयन होगा, युग्मक का निर्माण होगा और युग्मक का संलयन होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, लैंगिक जनन। और न तो युग्मक बनेगा और न ही युग्मक का संलयन होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, अलैंगिक जनन। ठीक है, अब अपने सब मुख्य रूप से बढ़ेंगे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर, जो कि अब यहाँ पर जो है किसी स्टूडेंट के बुक से हम इसको पीडीएफ बनाए हैं, तो यहाँ पर कुछ कुछ जो है टिक लगा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है वो गलत भी हो सकता है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो चीज हम बताएंगे उस पर आपको ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन एक प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें क्या होता है, तो पेरेंट बॉडी स्प्लिटिंग के दौरान, विभाजन के दौरान 2 समान संतति का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल जो हो जाता है वह है पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना एटसेट्रा। इसमें से हम देख रहे हैं अमीबा भी है और पैरामीशियम है, और सी में दे दिया बोथ ए और बी दोनों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या लिखा है यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन में कि कायिक प्रबंधन में क्या संभव है, कायिक प्रबंधन में अलैंगिक जनन की लैंगिक जनन। तो हमेशा याद रखिएगा कायिक प्रबंधन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, और ये हमेशा किसके अंतर्गत आता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें केवल और केवल अलैंगिक जनन ही संभव है, क्योंकि जो है इसमें पेरेंट के शरीर से क्या होता है, तो नए पौधे का निर्माण होता है। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, साथ ही साथ जो है हर क्वेश्चन के लास्ट में ईस्वी भी लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन कितने ईस्वी में पूछा गया हुआ। जैसे कि पहला वाला जो क्वेश्चन देखे थे वो 2021 के एग्जाम में है, दूसरा क्वेश्चन अभी जस्ट जो देखे हैं ये भी क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में जो है पूछा गया। अगला लिखा, जब संतति की उत्पत्ति, जब संतति जनक एकल द्वारा, या जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी जस्ट बता दिए, जब एकल जनक के द्वारा होगा तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। यहाँ पर बच्चे सब बहुत कंफ्यूजन कर देता है, बहुत सारे बच्चे जो है 46 लगा करके आ जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर कितना होगा, तो इस क्लियर देखना अपने सबको, मानव युग्मकों में, युग्मक यानी गैमिट्स, और गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स हमेशा कैसा होता है, अगुणित होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम का संख्या n पाया जाता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, 23 ही रहेगा। ठीक है,
बहुत सारे बच्चे 46 कर देते हैं। जब पूछेगा मानव में गुणसूत्र का संख्या कितना होता है तो ही अपने सब लगाएंगे 46। मानव में केवल रहेगा तब 46, लेकिन मानव युग्मक कर दिया तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन देखो आपको जो है 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, तो हमेशा याद रखिएगा राइजोम के द्वारा होता है, या पूछ देगा राइजोम के द्वारा जो है कायिक प्रबंधन किस पौधा में होता है, तो अदरक में हो सकता है कि उल्टा करके भी आपको पूछ दिया जाए। अगला क्या है, निम्नांकित किसमें पादप काय अवगुणित होता है। पादप क्या करा, निम्नांकित किसमें पादप काय। पादप काय का मतलब पादप का शरीर जो होता है वो अवगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो याद रखिएगा यह शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है और ब्रायोफाइट में। इन तीनों पौधा का जो है पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर में लिखा हुआ है कि पादपों में एम्फीबियन यानी उभय स्थानी किससे संबंधित है। उभय स्थानी जैसे कि आपको पता होगा उभयचर, उभयचर किसे कहा जाता है, जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है उसे उभयचर कहा जाता है। ठीक है, तो जो पौधा में जो आता है उसे ब्रायोफाइट कहा जाता है। ब्रायोफाइट न तो पूर्ण रूपेण पानी पर रहता है, न पूर्ण रूपेण यह जो है आपको स्थल पर या सूखे एरिया में रहता है, यानी कि ये यहाँ जहां पर ये जो है जहां पर जो है पानी और जो है स्थल का जो किनारा रहता है, यानी कि जहां पर जो है ज्यादा मॉइस्चर रहता है, नमी वाला भाग रहता है, वहां पर ये आपको पाया जाता है। इसीलिए जो है ब्रायोफाइट को जो है पादप जगत का क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है, यानी एम्फीबियन उभयस्थानी कहा जाता है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी नहीं है कह रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको जो है घरेलू मक्खी, क्योंकि उभयलिंगी का मतलब हो गया जिस जीवों में दोनों लिंग पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी। तो घरेलू मक्खी में मेल और फीमेल क्या होता है, अलग होता है। बाकी फीता कृमि हो गया, केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, पेरेंट बॉडी एक ही रहता है और एक में ही दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी पाया जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी पाया जाता है। अगला ध्यान देना है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। हमेशा याद रखिएगा ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, पर ईस्ट एग्जाम्पल दिया तो अपने सब ईस्ट लेंगे। आगे लिखा है पैरामीशियम और पेनिसिलियम, तो पैरामीशियम पेनिसिलियम में द्विविखंडन होता है, यानी बाइनरी फिजन होता है, जो कि पीछे भी एक क्वेश्चन था। आगे क्या लिखा है कि अंड प्रजक यानी वो भी पैरस जीव है। कौन है, मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है। सबसे पहली बात अंड प्रजक किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जो अंडे को देता है, वैसा जीव जो अंडे को देता है उसी को क्या कहा जाता है, अंड प्रजक। तो यहाँ पर देखो मुर्गी हो, सांप हो या मगरमच्छ हो, सभी अंडे देते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, यानी कि जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा पपीता, क्या हो जाएगा, पपीता, क्योंकि पपाया में मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है पपीता हो जाएगा, क्योंकि सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, इन दोनों में जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एक ही फ्लावर में पाया जाता है। ठीक है, आगे अपने सबको देखना है, आगे अपने सबको क्या देखना है, तो जो है 12 नंबर क्वेश्चन जो है मैं क्या लिखा हुआ, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। क्या उत्पादित करता है, मीटोस्पोर, मियोस्पोर, जूस्पोर, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए और सी बोथ, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। क्यों होगा डी नंबर, सो ध्यान दो, जो है पेनिसिलियम में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो स्पोर बनता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा, तो वहां पर होता है मीटोस्पोर। क्या होता है, मीटोस्पोर। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या, गैमेट्स बनेगा ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो गैमेट्स बनेगा, जब गैमेट्स बनेगा तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, तो उसके लिए वहां पर क्या हो जाता है, मियोस्पोर हो जाता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा ही नहीं जाता है, तो इस पर हम अब समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो लेक्चर लंबा चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो होगा, तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का चर्चा हम अगला वीडियो में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा बन जाएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको लेकर के हम जो है केवल और केवल आगे बढ़ेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर कह दिया सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने आपको पीछे भी बता दिया कि जब संतति की उत्पत्ति दो विपरीत लिंग वाले जीवों के द्वारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या एक लाइन में जो है जब युग्मक का निर्माण होगा और युग्मक का संलयन होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, एक मध्य चक्र को याद रखना है, दूसरा ऋतुस्राव चक्र को याद रखना है। एक मध्य चक्र, दूसरा ऋतुस्राव चक्र, है ना। मध्य चक्र देखो हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, यह नॉन प्राइमेट स्तनधारी मादा में पाया जाता है और ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है, तो प्राइमेट स्तनधारी मादा में। अब इसके अंतर ऋतुस्राव चक्र को इंग्लिश में कहा जाता है मेस्ट्रुअल साइकिल और मध्य चक्र को कहा जाता है एस्ट्रस साइकिल। जो है हमेशा याद रखिएगा, ऋतुस्राव चक्र की बात करेंगे तो यह बंदर, एप्स और मनुष्य तीन में ही, एप के जगह पर चिंपैंजी भी आपको लिखा रहता है कहीं कहीं पर। हमेशा याद रखिएगा ऋतुस्राव चक्र बंदर, एप्स और मनुष्य में आ जाता है। इसके अलावा जो भी स्तनधारी, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, घोड़ा हो, जो भी हो, सभी में क्या चलता है, तो मध्य चक्र चलता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। युग्मक जनन पूछ देगा, किसे कहते हैं, एक लाइन में युग्मक निर्माण की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, युग्मक जनन। युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन। अब देखो आगे क्या लिखा, सम युग्मकी और विषम युग्मकी। सम युग्मकी जब दोनों युग्मक, हम जानते हैं युग्मक दो प्रकार का होता है ना, एक मेल गैमेट है, दूसरा फीमेल गैमेट, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। तो जब एक नर युग्मक और मादा युग्मक, जब दोनों युग्मक बाह्य आकार की, बाहर से देखने में एक जैसा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम युग्मकी, जैसे कि कुछ सवाल में पाया जाता है। विषम युग्मकी की बात करेंगे तो जब दोनों युग्मक बाह्य आकार के रूप से डिफरेंट होगा, जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य में ओवम का स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा, देखने से आप बता सकते हैं कि ये स्पर्म है, ये ओवा है। मतलब जब बाहर से देखने पर जब दोनों युग्मक एक जैसा दिखाई देगा तो समयुग्मकी, जब दोनों युग्मक डिफरेंट अलग अलग प्रकार का दिखाई देगा तो उसे क्या कहा जाता है, विषम युग्मकी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्या लिखा, समथैलेसी, क्या लिखा हुआ, समथैलेसी। समथैलेसी को ही क्या कहा जाता है, उभय लिंगाश्रय। देखो क्या लिखा, बहुत से कवक तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लिखित किया जाता है। मतलब जो है बहुत सारे पादप ऐसे होता है जिस पर दोनों लिंग एक ही पौधा पर पाया जाता है, उस कंडीशन में उसे कहा जाता है समथैलेसी। विषमथैलेसी जब अलग अलग पौधा पर अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मेल पौधा ही अलग हो जाता है, फीमेल पौधा ही अलग हो जाता है, उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, विषमथैलेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमथैलेसी कहते हैं। इसके बाद युग्मक संलयन, सिनगैमी, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर के जायगोट का निर्माण करता है तो उसे क्या कहा जाता है, संयुग्मई कहा जाता है। या क्लियर लिखा, यह नर तथा मादा युग्मकों का संलयन है। इसके बाद इम्ब्रियोजेनेसिस, तो देखो ना, संलयन के बाद क्या बनेगा, जायगोट। तो जायगोट से इम्ब्रियो निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, इम्ब्रियोजेनेसिस। जायगोट से जो इम्ब्रियो का निर्माण होगा उसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि पुष्पीय पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है, जबकि बीजांड परिपक्व होकर के बीज। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए याद रखना है, अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, और बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है अर्धसूत्राणु मियोसाइट की कोशिका तथा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में यहाँ पर अपने सबको देखना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, जिसमें ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे कि अभी भी आपने सब देखे थे, मानक युग्मकों में गुणसूत्र का संख्या कितना था, तो 23 था। तो देखो क्लियर लिखा, मनुष्य में पूछ देगा जो है, मनुष्य के मियोसाइट्स में यानी अर्धसूत्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता, तो 46। तो उसके युग्मक में कितना होगा, तो इसका आधा कर देंगे। ठीक है, घरेलू मक्खी, हमारे घर में जो पाए वाले जो मक्खी है उसका डिप्लॉयड नंबर होता है आपको 12, उसका हैप्लॉयड नंबर युग्मक में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुत्ता जो है इसका डिप्लॉयड नंबर जो है कितना होता है, 78 होता है, उसका हैप्लॉयड नंबर यानी उसके गैमेट्स में संख्या कितना होगा, जस्ट इसका आधा कर देंगे। इसके बाद ऑनियन जो होता है इसका डिप्लॉयड नंबर कितना है, 32 है, तो इसके हैप्लॉयड नंबर इसके युग्मक में कितना होगा, 16 होगा। इसी तरीके से धान जो है, धान का डिप्लॉयड नंबर जो है कितना है, 24 है, यानी 24 है, उसका हैप्लॉयड नंबर कितना होगा, 12। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए याद रखना है। इसमें से मुख्य रूप से अपने सबको मनुष्य वाला याद रखना है, क्योंकि इसी को जो है बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है,
फिर से अब अपने सब अगला ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। अब जैसे कि देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्न में कौन द्विलिंगी संरचना है, निम्न में कौन द्विलिंगी संरचना। अब यहाँ पर पहले से ऑलरेडी जो है टिक लगा हुआ है सी नंबर, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर जो है पहले से लगा करके रखे हुए हैं। एक्चुअली में जो है क्या कहते हैं, स्टूडेंट के बुक से इसको पीडीएफ बनाए, जिसके कारण चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 में ये ऐसा आपको टिक लगा हुआ मिलेगा, बाकी में आपको टिक लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो ऐसा थिंकिंग नहीं करने लगेगा कि सर जो है पहले से टिक लगा करके रखे हैं और फिर सर हमको जो है आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो पढ़े क्या लिखा हुआ, निम्न में कौन द्विलिंगी संरचना है, द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना का मतलब क्या होगा कि जिसमें क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड होगा। देखो अंडाणु जो होता है या गैमेट्स होता है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर n होता है। भ्रूणपोष जो है एंडोस्पर्म है, इसमें क्रोमोसोम का संख्या 3n पाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, जिसमें क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है 2। वैसे याद रखिएगा जब कभी भी द्विगुणित संरचना का चर्चा चलेगा तो राइट आंसर युग्मनज ही होगा, जाइगोट ही होगा। कोई दिक्कत समझने में, एक लाइन में, ठीक है। आगे लिखा मनुष्य, कोष्ठ में कर दिया हुआ पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या। तो आपको पता है कि गुणसूत्र को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक को ऑटोसोम, दूसरा को सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम का संख्या मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में सेम होता है, 44 होता है। सेक्स क्रोमोसोम जो है दोनों में अलग रहता है, मेल रहेगा तो XY और फीमेल रहेगा तो XX। तो देखो आप जैसे कि जो है यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 44 प्लस XY आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब ये देखो ये क्वेश्चन आपको 2017 और 2021 के एग्जाम में जो पूछा गया है, एक स्टूडेंट ऐसे ही, उसको हम बहुत बार बता चुके थे कि इसमें क्रोमोसोम का संख्या आपको ऐसे लगाना 44 प्लस 2 46 हो जाएगा, मेल रहेगा तो XY और फीमेल रहेगा तो 44 प्लस XY। लेकिन वो विद्यार्थी क्या क्या था, वो आपको 46 प्लस XY मार करके आ गया था कि 46 तो होता है जो है होता ही क्रोमोसोम और XY रहेगा उसके बाद ही ना होगा मेल, तो वो अपना खुशी खुशी मार करके आ गया था ये, जो कि उसका आंसर क्या हो गया था, गलत हो गया था, ठीक है। तो ये चीज सोच समझ करके 44 और 2 46, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि नर में कितना होता तो XY दे देंगे। इसके बाद लिखा निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक है ड्रोसेरा, दूसरा है नेपेंथीज, इसके बाद एक है हाइड्रीला और सी में दिया हुआ A और B दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा A और B दोनों। जैसे कि देखो यहाँ पर नेपेंथीज में लगा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी की बात किया जा रहा है, कौन है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि बी में लगा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। अब ये विद्यार्थी क्या किया हुआ, जिसका बुक है वो आंसर से देख करके मान लिया, वो क्या करेगा, गलत आंसर पड़ेगा। जो क्या कर रहा है, उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब एक ही पेरेंट बॉडी में दोनों प्रकार का लिंग। वैसे देखो ना, मुर्गा में मेल फीमेल अलग होता है, सांप में मेल फीमेल अलग होता है, नहीं केचुआ जो होता है, चाली जिसे कहते हैं अपने सब किसान का मित्र, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक में ही पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ, आगे कहता है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। एक लाइन में, वैसा बीज जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है उसे भ्रूणपोषी कहा जाता है, या फिर उसी को जो है एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। तो देखो एंडोस्पर्मिक आपको लिखा हुआ है कितने नंबर, सॉरी एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्म पाया जाएगा तो उसे जो है एंडोकार्पिक अपोकार्पिक, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। वैसे हम थोड़ा जो है देख लेंगे इसको जो है, ठीक है। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक में इसका राइट आंसर जो है मतलब क्लियर लिखा हुआ कि भ्रूणपोष वाले बीज को, जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, भ्रूणपोषी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो है एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। एक लाइन में उसे क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक। पौधा जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता, यहाँ पर पौधे के नाम है और कुछ पौधा ऐसे हैं जो जल में नहीं पाया जाता। तो जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता उसका एग्जाम्पल क्या है, बबूल है, ठीक है। बाकी पौधा आपको जल में ही पाया जाता है, ठीक है। अगला अपने सब क्वेश्चन अगर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 7th नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। हमेशा याद रखिएगा युग्मक
गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। युग्मक जो होता है ये हमेशा कैसा होता है, अगुणित होता है, यानी एक गुणक होता है। निम्न में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन, हमेशा याद रखिएगा जब कभी असंग जनन पूछेगा तो उसका राइट आंसर आप एस्टेरेसी एवं घास ही लगाइएगा, क्योंकि घास एवं एस्टेरेसिया में ही जो है आपको असंग जनन पाया जाता है, बाकी किसी पौधे में नहीं पाया जाता। फिर से देखो जो क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर रिपीट किए थे, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना, अभी जस्ट बता दिए जब ये द्विगुणित संरचना लिखा रहेगा तो जायगोट को पहले खोजेंगे, युग्मनज को खोजेंगे। तो देखो सी नंबर में युग्मनज आंसर आपको जो है ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट आंसर अपने सब युग्मनज लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर जो अपने सबके बीच में जो है, निम्न में से किसमें जल परागन होता है। जल परागन यानी कि जल के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वो होता है, ध्यान दोबारा, जल ये मतलब जल के द्वारा पॉलिनेशन होने वाले पौधे का नाम जोस्टेरा हो जाता है, वेलिस्नेरिया हो जाता है, हाइड्रिला हो जाता है। उसमें से आपको हाइड्रिला दिया हुआ है, राइट आंसर हाइड्रिला। वैसे जलकुंभी और कमल भी पाया जाता है आपको कहां पर, जल में, बट इसमें जो है इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, एंडोमोफिली होता है। तो धरफड़ी में आप जलकुंभी और कमल नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, या बी और सी नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर। फिर से देखो क्या लिखा, द्विगुणित है या द्विगुणित संरचना है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, यानी कि युग्मनज हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, यानी वैसा पौधा जिसमें वायु के द्वारा पॉलिनेशन होता है, यानी एनिमोफिली होता है, वैसा पौधा कैसा होगा, जरा चलो ऑप्शन को देखते हैं। आकर्षक होता है, हम कहते हैं हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा उसे आकर्षक बन करके होगा क्या, आकर्षक वो पौधा बनता है, मतलब उस पौधा का फूल रहता है जिस पौधा में इंसेक्ट के द्वारा या बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। छोटा, कहाँ छोटा हो सकता है, रंगहीन, हाँ रंगहीन भी हो सकता है, क्योंकि हवा के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको हवा को आकर्षित करने की क्या आवश्यकता है, हवा बहेगी उसे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि बोथ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन है, एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। एनिमोफिली, एनिमोफिली में याद रखिएगा पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है उसे क्या कहते हैं। अभी जस्ट पढ़े हैं, एक मध चक्र पढ़े हैं, एक ऋतुस्राव चक्र, बता दिए हैं कि मध चक्र नॉन प्राइमेट्स में होता है, और नॉन प्राइमेट्स में मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी को छोड़ करके जो भी आपको जो है एनिमल से सब आ जाएगा। तो उधर मनुष्य और बंदर दिया हुआ है, इधर गाय दिया हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। यानी गाय में कैसा जो है क्या पाया जाता है, स्ट्रस साइकिल पाया जाता है, यानी मध चक्र पाया जाता है। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, इमैस्कुलेशन जिसमें द्विलिंगी फ्लावर को, बाइसेक्सुअल फ्लावर को बड कंडीशन में ही एंथर को काट करके हटा दिया जाता है, और ये चीज आप लोग पढ़े हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, किसमें पढ़े हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन, जिसे क्या कहा जाता है, संकरण। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, संकरण। फिर से आपको 17 नंबर क्वेश्चन जो है और जो है 18 नंबर क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इन क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगला अपने सब देखेंगे, इधर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर होगा तो, ठीक है, शायद इतना ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब आगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है, तो कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में जो है बता दें, या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में कुछ आपको हम बता दें, और किसी भी क्वेश्चन पर किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि सर इसका क्वेश्चन आंसर जो है ये नहीं ये होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर आप जो है लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, और उसका आंसर जो क्या होगा आगे में जो है ऑप्शन के साथ आप लिख दीजिएगा, तो देखेंगे तो उसको हम एक बार क्या करेंगे, देख करके होगा तो अगला लेक्चर में हम इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। बट जो चीज हम बता दिए केवल आप उसी का आंसर याद करिएगा, बाकी कोई भी आंसर नहीं याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में केवल और केवल आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो फिर आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है तैयारी करिए अच्छे से।